बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सजबाद नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज हम जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम जो मौज़ूआत हैं जिसमें एक तो नून लीग के मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं चल बसे हैं, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। वो नून लीग के नज़रियाती साथी थे और वो एक पहले जो है यहाँ पर जो PIA में काम करते थे, तो वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने इससे उनसे ताल्लुक़ात बढ़े और फिर इसके बाद में वो क्योंकि उनको शेर व शायरी से शग़फ़ था, तो और गुफ्तगू जो करते थे उससे की वजह से वो नवाज़ शरीफ से करीब होते चले गए। बाद में फिर उन्होंने अपने नवाज़ शरीफ साहब ने उनको चुन लिया और उनके साथ साथ में उनसे वफ़ादारी भी वो करते रहे और नवाज़ शरीफ साहब के उनके भाइयों को भी जो है मुख्तलिफ़ ओहदों पर उससे नवाजा। लेकिन अब वो बहरहाल जो आदमी चला जाता है, तो बहरहाल वो एक नज़रियाती कारकुन थे मुस्लिम लीग के नून के। तो अब वो इनका इंतकाल हो गया, हमें अफसोस है उनके, हम ताज़ियत करते हैं उनके तमाम ख़ानदान से और मुस्लिम लीगियों से, और ख़ुसूसन जो है वो जो हमारा जो ताल्लुक़ है वो जो परवेज़ रशीद से हम ताज़ियत करेंगे। तो इसके बाद में दैन साहब ज़मनी जो इंतहा डस्का में हो रहे हैं जी, वहाँ पर जो है झड़प हुई है, 2 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। वहाँ पर अमन कायम करने में बुज़दार हुकूमत जो है नाकाम रही है। अदम बर्दाश्त का रवैया PTI में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि वहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो ये फिर ये जो ख़ानदानी होती हैं, जो आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो इस अंदाज से आपने जलसे करने की इनको इजाज़त दे दी है जो PDM को, इसने सब लोगों को उभार दिया है। अब अगर कोई आदमी इस वक्त जो है कोई भी कार्रवाई करेगा या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर करेगा तो उसको बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, बहुत लोगों को जो है सज़ा देनी पड़ेगी, गिरफ़्तार करना पड़ेगा, कुछ लोगों को मारना भी पड़ेगा, वरना तो फिर ये जो है जो इस किस्म के वाक़यात जिस तरह के जो डस्का में हुए हैं ये बढ़ेंगे। ये सियालकोट की सीट है और नून लीग वाले जीत चुके हैं पहले। अब उनके जो रहनुमा थे इफ्तिखार शाह साहब, उनकी बेटी हैं यहाँ मुकाबले में। नहीं, जो भी हो, लेकिन बहरहाल ये कि वो तो अब ये देखिए ना, वही जीतेगी। ज़ाहिर है कि उनका एक सिंपैथी वोट भी होगा और फिर वो वहाँ के जो लोग होंगे वो लोग ज़ाहिर है कि अपने अपने पुराने रवायत को कायम बरकरार रखेंगे, क्योंकि पंजाब में ये तरीक़ाकार भी होता है। बुज़दार साहब की हुकूमत के ये इलेक्शन भी अगर नहीं करवा सकती है हम नौमान के साथ, तो नहीं, अब वो इसलिए नहीं हो सकती कि अब वो ये लोग रोकना चाहते होंगे तो वो ज़ाहिर है कि वो लड़ेंगे। तो वो तो अब जो इन्होंने जिस अंदाज से मरीम नवाज़ ने और PDM ने जिस अंदाज से लोगों को उखाड़ दिया है, उछाल दिया है और लोगों को उभार दिया है, तो वो लोगों में गुस्सा तो अब पैदा हो गया है ना जी। वो तो वो किसी न किसी सूरत में निकलेगा। तो आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जिस वक्त आदमी जब ये तहरीकें चलाते हैं तो उससे ये तहरीकें बिल्कुल कामयाब हो जाती हैं किसी न किसी, आप कोई ना कोई शक्ल के अंदर इसको PTI को नुकसान पहुँचेगा। आप यकीन मान लीजिए कि ये आसानी नहीं है कि ये आप समझे हो कि ये बात जो है PDM दब गई है। ये बेशक दब गई है, PDM को बांट भी दिया है, लेकिन जिस अंदाज से जो आवाम को भारा गया है, जो आवाम को बांटने की इजाज़त दी गई है, ये नुकसानात जो हैं वो मुल्क के लिए बहुत यानी इसको भारी कीमत मुल्क को अदा करनी पड़ेगी। तो आज है फिर सेनेट इलेक्शन पे। ये सेनेट इलेक्शन पे जो है एक अजीब बात हुई है कि राजा ज़फ़रक जैसे आदमी को, जो कि एक नज़रियाती हैं, जब राजा ज़फ़रक से मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि आप मुस्लिम लीग में, और मुझे भी मेरे सारे दोस्तों ने कहा था, जो बड़े सारे सब बुज़ुर्गान हैं, उन्होंने मुझे सब ने कहा कि देखिए इस मुस्लिम लीग नून के अंदर सिर्फ एक वाहिद आदमी है, राजा ज़फ़रक जो है, वो यहाँ पर वो इसमें क्यों है, इसमें नवाज़ शरीफ की जो बादशाहत का जो तर्ज़ हुकूमत है, इसमें मुस्लिम नवाब इसको नहीं होना चाहिए। तो मैंने राजा साहब से ये बात कही, तो राजा साहब ने मुझे ये बात कही कि भाई देखिए मिर्ज़ा साहब, बात ये है कि मैं तो पक्का मुस्लिम लीगी हूँ, तो अब मैं इस उम्र के अंदर कहाँ जाऊँ। ये लोग तो खुद पैराशूटर्स हैं, तो ये लोग जो आगे हैं इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है मुस्लिम लीग पर, मैं अब मुस्लिम लीग के अलावा कहाँ जाऊँ, बताइए आप। अब राजा साहब की तारीख़ ये है कि जो वो चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, ये इनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए जी, तो राजा साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूँगा जी। ये जो सेनेट के इलेक्शन में टिकट का मामला है, नसीर अहमद गिलानी साहब सीनियर साहब ही टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर अहमद गिलानी साहब के पास बहुत राज हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नसीर अहमद गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं बड़े भाई? आप खैरियत जी से अल्लाह हैं? का शुक्र है। आप बताइए, आपको आपने आज वो इसलिए जहमत दी है कि हमें बहुत दुख है कि राजा जफर को टिकट नहीं मिला है। तो और जो जिस अंदाज से मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ सलूक किया है, पहले उनके बेटे को जो है वज़ीर नहीं बनाया नवाज शहबाज शरीफ ने, और फिर इसके बाद में उनको जो है सब साइड लाइन करते रहे, चेयरमैन बना के बैठा दिया एक तरफ में कोने पर। अब ज़ाहिर है उनकी बेटी ऊपर आ गई हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उनकी बेटी के अंडर में तो काम नहीं कर सकते ना जी। अब बताइए कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, जो फरमाएं। नुसरत मिर्जा साहब, जैसे आप पाकिस्तान में सारे लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, सेक्टेरियन इख्तलाफात को दबा सकते हैं, इलाकाई और ज़बानों के इख्तलाफात को दबा सकते हैं, तो वो ही सलाहियत राजा जफरुल हक साहब में है कि ये एक मुदब्बिर और स्टेटमैन आदमी है। पाकिस्तान में अब ये चंद लोग रह गए हैं। रसूलुल्लाह जमाली साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो चले गए हैं। अल्लाह ताला चौधरी शुजात हुसैन को ज़िंदगी और सेहत अता करे, और राजा जफरुल हक, ये वो लोग हैं जिन पे मुख्तलिफ और मुतज़ाद लोग भी इत्मीनान कर सकते हैं और वो मुल्क को एक सिमत दे सकते हैं। और जो आपने बताया अभी वो राज वाली बात, इसका वाकई मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि राजा जफरुल हक साहब को वज़ीर आज़म बनाने की इंतहाई कोशिश की गई, और माशाल्लाह साहब ने जब टेक ओवर कर लिया तो असम्बलियाँ काफ़ी अर्से तक नहीं तोड़ी गई। मकसद ये था कि राजा जफरुल हक साहब को आमादा किया जाए कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो असम्बली से ही एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया जाए। और राजा जफरुल हक साहब की शख्सी शराफत और नफ्सी कैफियत ये है कि वो किसी भी लालच में आने वाले नहीं है। तो उन्होंने जितने भी पैगंबर जा रहे थे उन सबको एक ही जवाब दिया कि मैं बेवफा आदमी नहीं हूँ, और वो उन लोगों में से हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो एक मंजे हुए सीजन पार्लियामेंटेरियन भी हैं। सबसे सीनियर है भाई। उनकी पार्लियामेंट्री कैपेसिटी देखें तो सेनेट में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। वो इनके कायदेवान भी थे। तो बहरहाल उससे सारे लोगों को अफसोस हुआ है, और सबसे ज्यादा ये एक तासुर मिला है कि शायद उनको इस बात की सजा दी गई है कि उन्होंने खतरे नबूवत वाले मामले में इख्तिलाफ राय किया था, वो जो कानून खराब किया जा रहा था, और वो जो कमेटी बनी थी उसमें भी सच बोला था। तो सच बोलने वालों को पीछे करना, और नहीं, खत्म नबूवत की सज़ा दी गई है तो फिर तो वही कबूल है। तो और वो जैद आपने जो आपने बताया कि हामिद जाहिद को जो है दे दिया है, टिकट दे दिया है, जो कि खत्म नबूवत वाले मामले में जो मुहर्रिक था उसका। जाहिद हामिद साहब का बेटा ऑलरेडी एमएनए बन चुका है। उस इलाके की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी सियालकोट की मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी मजबूत आवाज के साथ खड़े हैं। एक बड़ा लाइक आदमी आसिफ इकबाल मौजूद है। तो वो मैं समझता हूँ इलाकाई तौर पे भी ठीक नहीं था, क्योंकि साउथ में इनकी जमात कमजोर हुई है। वहाँ पे इनके पास बलीगुद्दीन साहब जैसा मुखलिस आदमी, काबिल आदमी मौजूद है, और सऊद मसूद जैसा वर्कर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि साउथ का ज्यादा हक बनता था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि गैर मुल्की इशारे इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप ये फरमाए ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब इसमें राजा जफरुल हक के साथ में ये होने पर राजा जफरुल हक साहब के अपने क्या तासुरात हैं? आपको मिले हैं उनसे? नहीं, मैंने उनको मिलने की जरूरत इसलिए नहीं की कि मैं राजा जफरुल हक साहब के साथ कोई ऐसी बात करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। मेरा भी यही है, मेरा तो बहुत कुर्ब है उनसे, लेकिन मैंने खुद उनको फ़ोन पे नहीं लिया। मैंने कहा ये बात मैं करूँगा तो ये ठीक नहीं है, मेरी शान नहीं है, मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता। मेरा और आपका चूंकि ज़हनी ताल्लुक पाकिस्तान है और इस्लाम है, तो हम एक ही तरह सोचते हैं, इसीलिए राजा जफरुल हक साहब से मैंने रब्ता नहीं किया। अगरचे पहले जब आज से 20 साल पहले रब्ता हुआ था उनसे वज़ीर आज़म बनाने वाला, तब उस टीम में मैं भी शामिल था। तो उन्होंने कहा था कि मैं बिकने वाली चीज नहीं हूँ और मैं बेवफा शख्स नहीं हूँ। वो एक वफादार भाई, मेरे साथ भी गलती ये हुई थी, जब मुझे कहा गया तो उस वक्त मैंने जो बात की थी, जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ में, मैंने यही कहा था कि भाई मैं हर वक्त पार्टियां बदलता रहूं। तो मैं खैर कभी मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उस वक्त भी ये इनका साथ देने की दिया था। लेकिन गलती की थी वो, मैं समझता हूँ कि वो गलती थी कि इनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये है तो ख़ुद कभी किसी का साथ नहीं देते। पर एक दफ़ा मुझे परवेज़ इलाही ने मेरे साथ में मजाक ये किया कि तुमने ज़रूर इनका कोई बड़ा काम कर दिया है, जब इसलिए तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते हैं ये लोग। तो मैंने कहा मुझे लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो खुद इनको लिफ्ट दी है। तो मैं तो खुद मैंने देने वाला आदमी हूँ, लेने वाला नहीं हूँ जी।
हाँ नुसरत मिर्जा साहब, मेरे आपके साथ ताल्लुकात की गहराई यही है कि आप उस वक्त एमकेएम के खिलाफ खड़े हुए जब वो सर की कीमत लगाने में उनको तामुल नहीं था, और जब आपने लोगों को बताया कि महाजर पाकिस्तान का मजबूत तरीन हमायती है, लेकिन ये मुमकिन है कि महाजरों में से भी कुछ लोग बेवकूफ बन जाएं और कुछ लोग खरीद लिए जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि महाजर एज अ कौम पाकिस्तान के खिलाफ कभी खिलाफ होंगे। महाजर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मजबूत सतून है और पाकिस्तान के जबरदस्त साथी हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से कराची में अमन हुआ। बिल्कुल ठीक है नासिर साहब, लेकिन अब जो आप नसीर साहब आप फरमाएं कि अब ये गिलानी साहब आप ये फरमाएं कि फिर अब ये क्या करें, अब ये राजा साहब आपके लिए मामले में सब्र करें या कोई और आवाज़ उठाएं? मेरा ये ख्याल है कि राजा जफरुल हक साहब के बारे में, अब क्योंकि कागजात भी मेरा ख्याल है उनके जमा नहीं है, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि राजा जफरुल हक साहब को तवाना किया जाए मुस्लिम लीग नून में इस तरीके से कि उनकी डिसीजन मेकिंग उनके अंदर एक फैसला कुन शख्सियत के तौर पर नजर आए। भाई अब ये तो देखिए ना, वो अब बेचारा क्या करे, इतनी उम्र हो गई उनकी, और वो पहले भी वो एक जो आदमी है संजीदा आदमी है, वो शोर शराबा नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो बात आपकी है वो इनको शोर शराबा वाला आदमी चाहिए ना, जो जैसे मुशाहिदुल्लाह था या जो और जो लोग हैं जो शोर शराबा करते हैं, ये परवेज़ रशीद है। परवेज़ रशीद भी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मसला ये है कि बेसिकली उसका जहन जो है लेफ़्ट का जहन है, वो वहाँ से हटता नहीं है। तो अब मैं तो बहरहाल उसका ख्याल करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल अब उसको भी इनको रद्द कर दिया है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा है ये बात कि उसके परवेज़ रशीद के जो कागजात नामजदगी रद्द हुए हैं वो भी ठीक नहीं है। फिर आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक का वक्त है, इसके बाद में फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब नसीर अहमद गिलानी साहब टेलीफोन। जी गिलानी साहब फरमाएं, आप जो बात कर रहे थे मुकम्मल कर लीजिए। तो सेनेट के इलेक्शन के बारे में एक मोतबाना गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो आज बहस शुरू हुई है ये बिल्कुल गैर मुतल्लक और बेमैनी हो गई है, और इसने पार्लिमानी निज़ाम को भी धर्म भरम कर दिया है। हम सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों पे और उनके स्टाफ पे कुछ 100 अरब रुपया सालाना खर्च करते हैं, और हमने जो 11वीं 12वीं तरमीमें की थी उसमें पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। उसमें ये बता दिया गया कि आप पार्टी के कायद के खिलाफ अगर वोट देंगे तो मेंबर नहीं रहेंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। फिर वो डिबेट तो वहाँ पे हो ही नहीं सकती, फिर वहाँ डिबेट किस बात की। बस ये एक अक्सरियती जमात वाला एक बिल पास कराना चाहता है और उसमें कोई नुक्स है, और मैं उस अक्सरियती जमात का मेंबर होकर उस नुक्स को ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। और एक बात देखिए नसीर गिलानी साहब, आप नौजवान आदमी हैं, हम तो अब राजा साहब की उम्र से हम थोड़े से ही कम हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन आपको तो हम आपको अल्लाह ताला हयाती दे, तो ये आपको बहुत सारे काम आपको करने होंगे। ये एक तो ये है कि जो निज़ाम है ये हमारा निज़ाम नहीं है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम है। ये जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है ये हमारा निज़ाम नहीं है, ये अंग्रेज़ों की ब्यूरोक्रेसी है, और बहुत उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है अब इसके अलावा दूसरी बात जो है, जो भी निज़ाम चल रहे हैं इस वक्त जो है वो हमारे अपने निज़ाम बनाए हुए नहीं हैं, हमारे अपने मुल्क के हालात के मुताबिक नहीं है। हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर एक आदमी 50 साल तक लड़ता रहे फिर उसको इंसाफ मिले तो क्या फ़ायदा। तो अगर जो लोग हैं, तो अगर जो सिस्टम बनाया, तो इसमें हम जो बात करना चाहते हैं कि जैसे एक अकेडमी होनी चाहिए जो जजों के लिए तैयार करे, जिस तरह के प्लेटो ने कहा था कि पॉलिटिशियन के लिए एक अकेडमी होनी चाहिए जो कि मनार को बनाए और जो हुक्मरानी का उसको तरीका आए। तो इन्हें हुक्मरानी भी नहीं आती है। 200 आदमी है जो हैं वो मेंढकों की तरह से फुदक कर कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं, और ये निज़ाम जो है चलता नहीं है। वही सारे टोडीज़ हैं जो कि अंग्रेज़ों में ग़ुलाम रहे हैं, वो हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं। तो फिर वो आपको आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो इसको आपको बदलना होगा। एक तो ये बात हम आपसे करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है, जो बात आपने कही है कि जो ये बाकी एक और 18वीं तरमीम है, इसको ख़त्म कराना होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो किसी सूरत में भी
अब मिसाल के तौर पर जब से ये कराची हुआ है सिंध में जो आप में वाक़या हुआ है जो सो कॉल्ड आईजी के अगवा का, उसके बाद से वो तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैसले लेने लग गए हैं और हर काम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। तो वो मालूम हो रहा था कि वहाँ पर जो है रेट ही नहीं है सेंटर की। तो ये एक यानी बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको अभी तक यानी पंजाब के लोग और सरहद के लोग और बलूचिस्तान के लोग समझ नहीं पा रहे। इट इज़ वेरी ग्रेट, यानी बहुत बड़ी 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 एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको अभी आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आपके आप जैसे दानिश्वरों को समझना होगा, यंग दानिश्वर जो हैं। जी फरमाएं अब आप। जी सर, मैं आपके तरफ उधर आइन की तरफ ही आता हूँ। तो इंतजामी तौर पे हमें 18वीं अमेंडमेंट से ज्यादा नुकसान हुआ है 11 और 12 अमेंडमेंट्स में कि जो आधे मिनट में पास हुई। उसके मुताबिक जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम खत्म हो गया, क्योंकि अब अगर कोई पार्टी हेड फैसला कर लेता है तो उसकी आमरीत है, सब लोगों ने उधर वोट देना है। अब मैं अपोजिशन में से खा बहुत अच्छी तकरीर करूं और लोगों को समझाने में कामयाब हो जाऊं कि इस तरीके को ना करें या इसको और बेहतर तरीके से करें, उसके बावजूद वो बिल वो कानून पास हो जाएगा मेजॉरिटी के जोर पे। आप देखेंगे सारी दुनिया के अंदर मुखालिफ पार्टियां वोट देती है। रोज अमेरिका में हम सुनते हैं कि डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, लेकिन इतने डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट दे दिया, इतने लोगों ने रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। अभी हुआ ना ट्रम्प के उसमें इलेक्शन में भी दिया ना बहुत से लोगों ने। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में हमने एक अजूबा कानून बना दिया आमरीत का, पार्टी हेड का, कि उसके खिलाफ कोई बोल न सके। और अभी जो ये बात हुई मतलब ये आमरीत कायम कर दी, जमहूरी आमरीत कायम कर दी है, जो आमरीत है, और इसके ऊपर हमें अरबों रुपए का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। अब तो होना ये चाहिए, अगर इसी आमरीत में चलना है तो सेनेट का कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, जैसे कह रहे हैं कि मुतसादिन नुमाइंदगी से दे दें। मैं कहता हूं कि आपको इजलास करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपने तौर पे गुफ्तगू करके पार्टी हेड जो मेजॉरिटी वाला है वो एक ऐलान करे और वो कानून बन जाए और असम्बली में तकरीरें करके कौम का वक्त जाया न किया जाए। और देखिए एक बात तो ये कि 18वीं तरमीम का जो आदमी है जिसको आप कह लें कल्प्रिट कहना चाहिए, मैं तो उसको कल्प्रिट कहता हूँ, और वो है जो रज़ा रब्बानी और जो दूसरे ये शहबाज शरीफ और सारी पार्टियाँ इसके जिम्मेदार हैं कि इन्होंने ये नहीं देखा कि ये कहा कि साहब हमें किस तरह से फ़ौज को दूर रखना है, और उसके लिए वो 18वीं तरमीम उन्होंने पास कर दी। और जिनको तजर्बा नहीं है, सिंध हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को, कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाया जाता है, उनको वो लॉ एंड ऑर्डर दे दिया है। अब उनसे आप देख लीजिए, जैसा कि आपसे पहले हमने कहा कि जो डस्का में हुआ है कि 2 आदमी जहाँ बाग हो गए हैं डस्का के मुखालफिन में आपस में, तो इनसे समझ नहीं रही है, ये जो सिस्टम है ये इनसे समझ नहीं रहा। जी सर, मैं 18वीं अमेंडमेंट की तरफ आता हूँ। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं वो शख्स था जो कालाबाग के हक में मुल्क के दर्रे दर्रे में दौड़ा भागा फिरता था और 3 बार ओवैसी हो गया उसकी हमायत के चक्कर में। लेकिन मैंने बाद में सोचा ये कि पाकिस्तान तो अमीर हो सकता है कालाबाग से, लेकिन पाकिस्तान कमजोर मुल्क बन जाएगा, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात बैठा दी गई है कि कालाबाग से KPK और सिंध और बलूचिस्तान को नुकसान है। कालाबाग डैम जो है, हालांकि वो नेचुरल डैम है बेशक, लेकिन मैंने अब जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मुझे फुल कोर्ट पे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा मैं एक मजबूत पाकिस्तान चाहता हूँ बजा के वो गरीब पाकिस्तान हो। तो मैं कालाबाग डैम नहीं चाहता इस वक्त, जब तक के सिंध बलूचिस्तान KPK लोगों के अंदर इसका शऊर ना आ जाए। इसी तरह से 18वीं अमेंडमेंट कालाबाग डैम बन चुकी है, इसको खत्म करने का इस वक्त मतलब ये होगा कि सिंध बलूचिस्तान KP में एक मैसेज जाएगा कि छोटे सूबों। हाँ, लेकिन भाई अगर आपकी बुनियाद अगर हिल गई हो, वो आपको मुसलसल आपके उस पर ज़र्ब लगा रही हो 18वीं तरमीम की वजह से, तो फिर कैसे बचेगा? वो तो वैसे ही नहीं बच रहा है। मैं आपको गुजारिश करने लगा हूँ, उसका सलूशन मौजूद है। उसका सलूशन यह है कि 18वीं अमेंडमेंट के मुताबिक जो जिम्मेदारियां सूबों को दी गई थी, उसके मुताबिक NFC वार्ड में पैसे भी दे दिए गए, और वो काम उन्होंने नहीं किए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है, एक बुनियादी वजह ये बनी कि हमारे कुछ ऑफिसर्स ने अपनी सहूलत के लिए इस्लामाबाद रहना चाहा। होना ये चाहिए था कि जो सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सेक्टर है, ये तमाम मिनिस्ट्रीज बंद कर दी जाती इस्लामाबाद में, और इनके मुलाजमीन जो हैं वो अपने अपने डोमिसाइल के सूबे में चले जाते।
उससे लाहौर में भी काबिल अफसर अवेलेबल हो जाते, कराची में भी काबिल अफसर अवेलेबल हो जाते, कोयटा में भी हो जाते, और तो पेशावर वो में भी काबिल- आधा तीतर आधा बटेर, ये तो ये हुआ ना। जी, वो उसका ये हुआ कि अभी भी इसका सोल्यूशन यही है कि ये मिनिस्ट्रियां बंद की जाएं, जिनका सब्जेक्ट वहां जा चुका, जिनका पैसा वहां जा चुका, तो और इनके तमाम लोगों की पेंशन और तनख्वाहें भी सूबों पे डाल दी जाएं। मसलन अभी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट पावर्स एक्ट का है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए सालाना का बन चुका है, और वो बिला वजह मरकज ने अपने पास रखा हुआ है। मरकज कभी इसको बेचने की बात करता है, बेचेंगे तो फिर वापस मरकज को पैसे देने पड़ेंगे कराची इलेक्ट्रिक की तरह। ये सारे का सारा सूबों को ट्रांसफर कर देने की जरूरत है कि जितनी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये अपने अपने सूबे को चली जाएं, ताकि हर सूबा चोरी रोकने में इंटरेस्टेड हो। अब आप अच्छा जनाब, अब ये रसीद गिलानी साहब ये इस बात को जारी रखेंगे। अब आपसे मैं आज तो इजाज़त लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम का ये वक्त हम ये जो इस टॉपिक पर है वो काफ़ी हमने ज़्यादा ले लिया है, तो बाकी गुफ्तगू हम बाद में आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नसीर साहब की तो एक बात ये है कि वो 18वीं तरमीम को और काला बाग को अच्छा कंपेयर किया उन्होंने, नहीं, अच्छा किया। लेकिन इजलास के असेंबली के खिलाफ कम से कम नहीं होना चाहिए मौक़िफ़। हाँ, असेंबली तो भाई ज़रूरी है। अच्छा ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा आप फैसल, लेकिन ब्रेक से पहले आप फैसल वाडा पे कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। नहीं भाई, फैसल वाडा का तो ये है कि उसको बड़ा इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए था ना कि भाई प्रोटोकॉल मिला है कि मैं हैरान हूँ कि व्हाट दिस मैन इज़, कि वहाँ पर एक सवाल तक उससे नहीं किया गया। उसकी वजह आपको मालूम है? नहीं, जो भी हो, अगर वो उसका जनरल रिजवान इसका जिम्मेदार है। जनरल रिजवान ने सबसे पहले इसको यहाँ पर एक जब यहाँ डीजी रेंजर था यहाँ पर, मैं तो जनरल रिजवान से कभी नहीं मिला, लेकिन जनरल रिजवान ने इसको यहाँ पर मोबाइल दी थी। घर के बाहर मोबाइल खड़ी रहती थी, घर के बाहर तो नहीं रहती थी, गली के बाहर खड़ी रहती थी। तो ये आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्वेश्चन। सवाब के लिए तो नहीं दी होगी ना? ये बताना, ये चीफ साहब को ये बात फैसला करना नहीं, पड़ेगा। उन्होंने अगर उनको फैसिलिटेट किया तो कुछ ना कुछ उसके मुकाबिल में कुछ ना कुछ मिला होगा सिले में। नहीं तो वो ऐसा तो नहीं होता है ना? भाई तो उनकी कोई शोहरत अच्छी तो नहीं ना, कोई ईमानदारी में तो उनकी शोहरत अच्छी नहीं ना। लेकिन अभी तो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे कि उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपसे एक सवाल जो पहले पूछा गया था कि आप शहरियत आपने खत्म की हाँ, थी, तो नहीं वो की बात थी? नहीं पूछना चाहिए था। अब देखिए ना, अब ये तो बात ये है कि आप ये है कि लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ परवेज कि आप रशीद साहब ये मजबूर- बात ऐसी लगती है कि he has controlled even not only इमरान खान but the whole establishment, whole election commission। अब ये तो अजीब बात है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जो हम जिस आदमी को ये कह रहे हैं कि जो बूट ला के जिसने रखा, तो ये अदा पसंद आई है एस्टेब्लिशमेंट को उसको। हो सकता है। तो अगर पसंद आई है तो फिर बहुत 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 आप छुट भई हैं आप, अगर यही बात हम कह सकते हैं। चलो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक हालांकि के ये बाद आपके आएंगे। लिए एक बड़ा एक ताज़ियाना था कि आपके बूट लेके आपका लेके वहाँ पर पहुँच गया। तौहीन की गई, तौहीन की थी आपकी। गई इदारे की। हाँ। जी मेरे साथ ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो 3-4 मौज़ूआत हैं जी ले लीजिए। और फिर हमारे वक्त भी कम होगा। जी हाँ। मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये भारतीय फौज की जो बर्बरियत भाई देखिए वो नहीं रुक बढ़ती के जा आ रही है। 3 हमारे कश्मीरी शहीद हो गए जी। हैं और घर घर तलाशी वो ले रहे हैं, और लेकिन भारतीय किसानों की तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। जैन साहब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है मुकम्मल तौर पर। रेल की पटरियाँ, रेलों पर कब्ज़ा कर लिया है जी। रेल की आमद बंद कर दी है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रब लगाएगी मोदी को। और ये बात सारे वहाँ के जो लिख रहे हैं बड़े सीनियर में जो कालम निगार हैं, जी वो तलवीन सिंह ने भी लिखा है कि भाई पहली दफ़ा मोदी साहब को अपने आप को वीकनेस का एहसास हुआ है, क्योंकि रेल बंद हुई तो फिर पूरा मुल्क ही हाँ जाम हो जाएगा। जो अच्छा जी। अब जिसके अलावा हम जो इस टॉपिक पे जाएँ तो लेकिन ये है कि बहरहाल इस प्रोसेस को चलने दें, जी क्योंकि ये प्रोसेस जो जा रहा है ये मोदी की तबाही की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और मोदी को यहाँ पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और जो सख्त एक्शन लेगा तो फिर इसके नतीजे दूसरे हो निकलेंगे। जी अच्छा, अब उसकी वजह ये है कि वजह ये है कि इन्होंने जो है वो अपने जो दोस्तों को दे दिया है, तो उन्होंने बहुत बड़े सिलोज बना दिए हैं, और बहुत बड़े सिलोज बनाने की वजह से वो वहाँ पर वो जमा करेंगे अनाज और अपनी मर्दी की कीमत पे बेचेंगे। जी। तो ये फंस गए हैं ये, क्योंकि और किसान छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो इस पर हम तफसील से कल गुफ्तगू कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत मैटर है उस मामले में। जी। तो अब दूसरी बात जो है चीन की झड़प में
अभी जो तो उन्होंने- भारतीय फौजियों की हलाकत का जो का तो जो 20 जो हुए थे, 20 से ज़्यादा हुए थे। हमारा ख्याल है कि फिलहाल तो 200-300 चार, आदमी हुए फिलहाल थे। अभी जो झड़प हुई इसमें 4 का इतराफ़ कर रहे हैं। 4 का वो इतराफ़ कर रहे हैं, और इसमें 4 जो चीनी इन्होंने कहा कि हमारे 4 फौजी जो हैं वो हलाक हो गए। इन फौजियों में जो उनका नाम भी बता दिया है उन्होंने, वो सरकारी मीडिया से उनको एजाज़ भी मिला है। जी। तो गुज़श्ता साल जो गलवान में जो वाक़या हुआ तो उसका जिक्र हुआ रहा है। ये 4 जो उनके नाम लिए हैं उनका, और उनका एक जो उनका कमांडर था कर्नल टी बाओ, वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, उन्हें फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया। तो इसके मुकाबले में इंडिया के जो है कोई उनके तो 200 के करीब आदमी मारे गए थे। लेकिन ये है कि वो बताते हैं कि हमारे 20 आदमी मारे गए हैं, तो चलो 20 के मुकाबले में 4 ये ठीक है, चले। और मेरे साहब जो पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था ना कि वो जो न्यूक्लियर डिवाइस है, हाँ, वो ये ग्लेशियर्स में इन्होंने रखी हुई हैं, और 7 ग्लेशियर पर हैं। अब तो देखें क्या होता है। ये तो बहुत ढूंढना है खतरनाक बात है, जी। जिसकी जो हम समझ नहीं सकते हैं कि और वो जो सियाचिन वाली बात आप कह रहे थे ना कि सियाचिन में भी इम्कान है सियाचिन कि में, ये बिल्कुल काम- सियाचिन में भी है, और वाखान की बेल्ट पर भी है। ये अब पक्की बात हो गई। अब यहाँ पर ये फैसला हमें नहीं करना है, ये फैसला चीन को और रूस को करना होगा जी। कि वो क्या चाहते हैं। कि आया वो अमेरिका की यहाँ बालादस्ती चाहते हैं, या पूरे इलाके को तबाह करना चाहते हैं, या पूरे माहौल को तबाह करने हैं। तो फिर वो आपका भी जो इलाका होगा वहाँ पे वो नहीं छोड़ेंगे वो लोग जी। तो ये फैसला हमें नहीं करना है, आपको करना है, जिसको चीन को और रशिया को फैसला करना है। जी ठीक है। तो अब आ जाए मिस्र की तरफ ज़रा। मिस्र में 10 साल के बाद में हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हुए हैं, और मेरे ख्याल में सीसी की जो हुकूमत है काफ़ी दिन चली गई है। तो उनको अब समझ में आने लग गया होगा कि पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल मुल्क है। और वो उन्होंने जो मार्च के महीने में जो पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान वाला सतह का सियासी कमीशन का जो सियासी कमीशन पहले से बना हुआ है, उसका इजलास मार्च में होगा जी। और हमारे चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो हैं जो वो भी मिस्र जाएंगे। अब लगता है ये कि इनके कोई दरमियान में कोई दिफाई मामला सेटल हो रहे हैं। मिस्री सदर ने मुस्लिम उम्मत से मुतल्लिक अपने विजन का भी इजहार किया। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो उनको मुस्लिम उम्मा याद आ गई है, क्योंकि एक दो ये मिस्री थे जिन्होंने हमें एक दफ़ा ताना भी दिया था कि ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है, इस्लाम जो है वो 1947 में पैदा हुआ, क्योंकि हम इस्लाम की ज़्यादा बातें करते थे। लेकिन मुलाकात में उन्होंने मशावरत के साथ आइंदा के लिए जामा रोड मैप भी तरतीब दिया है। तो अब इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान में ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। अब ये देखना होता है कि ये अप्रैल में जो है चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो है वो कायरा जाएंगे जी। तो उससे चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी के जाने का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं जो जिस पर गुफ्तगू की जाएगी, जी। क्योंकि उनका जो मामला स्टडी से है। अब एक और आखिरी बात जो हमारी रह गई है वो अली सतपारा की है। जी मेरे साहब अभी तक लाश मिली नहीं मिली वो है, लेकिन declare ऐसा कर दिया लगता गया। है कि अली सतपारा क्योंकि इस इलाके से वाकिफ़ थे, वो किसी मेरे ख्याल में गुफा में या किसी यानी जो वहाँ पर जो वो जो गार बने हुए हैं जी, वहाँ कहीं चले गए हैं। फिर वहाँ शायद से वो निकल नहीं पाए, वो उसने शायद में बर्फ़ ने ढक दिया होगा। जी। तो अब बहरहाल उसकी मौत का ऐलान तो हो गया है, लेकिन रेस्क्यू टीम थक गई है और ऑपरेशन भी इतना बड़ा हुआ है कि उसमें F-16 तक इस्तेमाल किए गए हैं। जी जी। इतना बड़ा ऑपरेशन किसी के लिए इतना नहीं हुआ है। जी। अली और उसके सतपारा अली सतपारा को बड़ा ज़बरदस्त हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके साथ साथ में जो शकील साहब हैं, हमारे दोस्त हैं शकील जाफर साहब ने जो उनको पेश किया वो आप सुन लें। वो अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं और इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा हमारा। लेकिन एक मेरे साहब अली ज़फ़र साहब ने भी जो मारूफ गुलकार हैं, हाँ, उन्होंने भी पेश किया है। वो बहुत बड़ा आदमी था सतपारा। लेकिन शकील जाफर साहब ने जिस अंदाज से पेश किया अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं, इसलिए वो इस इलाके के आदमी थे। सतपारा जो है वो स्कर्दू में वाक़ा है और अली शकील साहब जो भी हैं वो भी स्कर्दू के रहने वाले हैं। वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, आखिर में दिखाते हैं और इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। John Snorri Sajed Ali Satpara Juan Pablo Muhammad Ali Satpara
who's not found, who's not found. Why hopes are falling to the ground, waiting for a miracle, waiting for a miracle. All helpless, all helpless, all helpless. Snorri Pablo Snorri Pablo and Elisa Barra, waiting for